आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स के रेट और टैक्स रेट क्या है बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स के क्या रेट हैं, इसका थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस, अरे ठीक था ये तो, चलो सर क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्या क्या पढ़ेंगे आज। नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टोटल इनकम क्या होता है। नंबर 2 फिर इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। अब बढ़िया, रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, ये दो बातें ही आज हम पढ़ेंगे। आइए सर, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द टोटल इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम। थोड़ा ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने बुक ही रख लिया था इसके नीचे। व्हाट इज द टोटल इनकम, पहले हम सीखेंगे सर इनकम क्या होता है ना, इनकम क्या होता है। आप मुझे जवाब देते जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक XYZ लिमिटेड है कंपनी, यहां पे मिस्टर राम जॉब करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अब मिस्टर राम को जो XYZ लिमिटेड देगा, एक तरीके से XYZ लिमिटेड जो है ये है एम्प्लॉयर, मैं ER लिख रहा हूं, ये है एम्प्लॉयर और मिस्टर राम जो है वो है एम्प्लॉय। तो जो XYZ लिमिटेड कंपनी को मिलेगा और किससे मिलेगा, सॉरी राम को मिलेगा, तो XYZ कुछ पैसे इसको देता है। तो जो राम को मिलता है उसको क्या कहेंगे, जो पैसे, कहीं आप जॉब करते हो तो मिलता है तो क्या कहेंगे सर, सैलरी। सरकार ने बोला अच्छा इनकम यानी सैलरी से भी हो सकती है किसी की, कोई पर्सन सैलरी अगर लेगा तो उसके लिए इनकम होगी। बोला हाँ, तो इसके लिए अलग रूल बनाएंगे हम, इसके लिए अलग रूल मतलब अलग नियम, अलग कानून बनाएंगे, एकदम अलग। अच्छा, जो कि सरकार ने बनाया सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 में रूल बनाया। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, आपके दो घर हैं और इस घर से आपका इनकम आता है और घर को बेचना नहीं है, आपका घर से इनकम आता है, तो बताइए उसे क्या बोलेंगे, घर से जो भी इनकम आएगा उसको क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। सर वॉइस लो है, घर से जो इनकम आता है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। लीजिए बढ़ा दिया मैंने, घर से जो इनकम आएगा उसको क्या बोलेंगे, कोई बच्चा बताए। ये घर है, हाउस है, ये घर है और घर से जो इनकम आएगा उसको क्या बोलेंगे, घर से जो भी पैसा आता है क्या बोलेंगे सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, इनकम का नाम क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो बाद में, इसको क्या बोलेंगे सर, IHP। बच्चे कह रहे हैं IHP तो है, लेकिन जो वहां से पैसा मिलेगा उसको तो हम रेंट बोलेंगे ना। और जब भी रेंट मिलेगा तो इस रेंट पे गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, अलग से कानून बना रखा है और इसको बोलेंगे भैया ये जो इनकम होगी ना, ऐसी इनकम, उसको बोलेंगे आपकी इनकम जो हुई है
वो हाउस से हुई है, हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी से। ओके सर, यानी दो इनकम हो गए हमारे पास। मैं जॉब करूंगा तो मेरी सैलरी मिलेगी, वो भी मेरे लिए इनकम है। और अगर मेरे 4-5 मकान है, वहां से किराया आएगा, तो उस किराए को ऊपर भी अलग से मैं रूल्स बनाऊंगा, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास आपका एक दुकान है, दुकान जिसको व्यापार बोलते हैं, आपका एक दुकान है। इस दुकान से आपको, जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको जनरेट हो गया प्रॉफिट। तो जब इस दुकान से आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का इनकम है। तो इस इनकम को क्या बोलेंगे? इस इनकम को क्या बोलेंगे सर? सर इस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो सर्विस देने वाला हो। ये तो कौन सा हो गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, यानी दुकानदारी, सामान बेचा तो ये बिजनेस हो गया। अगर सर्विस से होगा तो वो इनकम फ्रॉम सर्विस। इन दोनों को मिला के गवर्नमेंट ने बोला यार इस बिजनेस, दोनों तो बिजनेस ही है, इसके ऊपर रूल बनाते हैं। तो बोला गया कि भैया यहां से आप कमाते क्या हो? प्रॉफिट, गेन हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी। तो यानी आप दुकानदारी करोगे तो वहां पे आपके बिजनेस से इनकम हो सकती है। तो ऐसी इनकम के लिए सरकार ने अलग से रूल बनाया, अलग से सेक्शन बनाए। यानी इनकम सर 3 जगह से आ सकती है। मैं जॉब करूंगा तो सैलरी आएगा, किराया होगा तो रेंट आएगा, और अगर बिजनेस से आएगा तो उसको पीजीबीपी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास गोल्ड है, 2 किलो गोल्ड है। आपके पास शेयर है 1000, आपके पास रिलायंस का शेयर है। ठीक है, आपके पास 1000 रिलायंस का शेयर है। ये आपने खरीदा था 2 लाख रुपए का और बेच रहे हो 2 करोड़ रुपए का। शेयर खरीदा था आपने 20 लाख रुपए का, बेच रहे हो 45 लाख रुपए का। तो अब यहां भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी यहां पे 1.98 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पे आपका प्रॉफिट हो गया 15 लाख का प्रॉफिट। तो सर मेरे पास पहले से गोल्ड था, मैंने बेच दिया, शेयर्स खरीदे थे बेच दिया। ये मकान से तो इनकम है नहीं, ये मेरा बिजनेस में नहीं है, मैं जॉब का भी नहीं है। तो ऐसे इनकम को अलग से कैटेगरी करा सरकार ने। बोला ये जो आपके पास था ना, ये जो आपके एसेट्स हैं, इस एसेट्स को हम बोलेंगे कैपिटल। इस एसेट्स को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। और इससे जो फायदा हो रहा है उसको प्रॉफिट तो है, लेकिन उसको हम बोलेंगे गेन। और इसके ऊपर हम अलग से रूल बनाएंगे, इसके ऊपर हम अलग से रूल बनाएंगे। तो यानी इनकम आपकी 4 जगह से हो गई। जॉब करोगे तो इनकम हो गया, रेंट मिलेगा तो इनकम होगा, वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस करोगे तो इनकम कहां जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीपीपी में। अगर आपने गोल्ड वगैरह इस तरीके की कुछ चीजें बेच दी तो कहां जाएगा? वो चला जाएगा कैपिटल गेन में। एक और इनकम बताया गवर्नमेंट ने। मान लेते हैं आपने बैंक में एफडी कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट आया। मान लेते हैं आपने लॉटरी, वहां से अर्न करा, इनकम आया, लॉटरी से पैसे अर्न किया। मान लेते हैं आपने ड्रीम 11 सट्टा लगाया, वहां से पैसा प्रॉफिट कमाया। मान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए, वहां से प्रॉफिट कमाया।
और इतने कितने जगह से और भी छोटे छोटे प्रॉफिट हो सकते हैं। बैटिंग किया, वहां से प्रॉफिट कमा लिया, बहुत सारे हो सकते हैं। तो भाई इन सभी के अगर मैं अलग अलग हेडिंग ही डालता रहूंगा तो लाइन तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। सरकार ने बोला 5 ही ठीक है, इसको बोल देते हैं अदर सोर्स। मतलब पहले 5 को तो सोर्स का नाम बता दिया, उसके बाद जो भी बच गए सबको अदर में डाल दो, सबको अदर में डाल दो। यानी अब जो भी इनकम आपको लगता है इन 4 के अलावा, इन 4 के अलावा, यानी जॉब से नहीं आ रहा, रेंट भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, अगर ये 4 नहीं है तो वो इनकम कौन सी होगी? तो वो इनकम होगी आपकी अदर सोर्स। मान लो आप एग्जाम में जा रहे हो और मैंने ये कैलकुलेटर आपको किराए पे दे दिया, बोला सर कैलकुलेटर दे दो, मैंने 20 रुपए लगेंगे, मैंने दे दिया। अब मुझे इस कैलकुलेटर से 20 रुपए आए किराया, मेरा काम टीचिंग का है, तो अब ये इनकम मैं कहां डालूंगा बताओ? 5 इनकम बताए मैंने, इस इनकम को 5 में से कहां डालेंगे जल्दी बताओ? 5 में से आपको कहां लगता है ये बेस्ट सूटेबल जगह है? बताइए, कौन बताएगा? ये बिजनेस का इनकम माने, या किराए पे दे दिया मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माने, या फिर ये कहीं का समझ ही नहीं आ रहा? सर जमीन बेच दिया वो आपका कैपिटल है, कैपिटल गेन, बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही बोला, वेरी 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 गुड। सभी बच्चों ने बताया कि ये अदर सोर्स, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बिजनेस तो है नहीं मेरा। और किराया की बात होती है ना, जो हाउस प्रॉपर्टी में, वो घर से किराया होता है। ये घर दिख रहा है, ये घर है क्या? नहीं है, तो ये अदर सोर्स में जाएगा। तो यानी जब कोई इनकम आपको वो 4 हेड में नहीं मिलेगा तो कहां चला जाएगा साहब? अदर सोर्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। आइए, यानी हमारे इनकम, अगर हम इनकम की बात करें, इनकम को टोटल करने को ना हम पता है क्या कहते हैं? जब इनकम को हम टोटल करते हैं तो लॉ की भाषा में या इनकम टैक्स में टोटल वर्ड यूज नहीं करते, कंप्यूटेशन वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब जिसके लिए भी हो, मान लेते हैं फॉर मिस्टर एक्स के लिए। अब यहां पे लिखेंगे हम टैक्स ईयर को, मैं TY लिखूंगा। टैक्स ईयर को क्या लिख दूंगा मैं? TY। हमें जो सीखना है 2026 और 27 के लिए, 2026 और 27 के लिए यहां पे अमाउंट लिखेंगे, यहां पर्टिकुलर। सर पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, जॉब से होगा, जो भी इनकम आएगा वो यहां आ जाएगा। इसके बाद अगली इनकम होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये यहां आ जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम PGBP, बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो यहां आ जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CG भी बोल देते हैं, वो यहां आ जाएगा। अब जो इनकम समझ में नहीं आ रहा वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब पे अलग अलग सरकार ने रूल्स बना रखे हैं, अलग अलग रूल्स। जैसे कि सैलरी है तो सैलरी को जैसे सेक्शन 17, 18, 19 में डिफाइन किया है कि इस पे जब हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे अलग, क्योंकि आपका जो किराया मिला ना वो टोटल आपकी इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि आपके कुछ खर्चे भी होते हैं। तो कौन से खर्चे माइनस करने नहीं करने, तब जाके नेट इनकम निकलेगा।
तो इसके लिए अलग पीजीबीपी, तो पीजीबीपी में तो बड़ा ही झोल है यार, पी&एल बना के फिर हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, तो इसके लिए अलग रूल, कौन से पी&एल में चीजें लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है। कैपिटल गेन, अब घर को खरीदा और फिर बेच दिया, अब मान लो घर को खरीदा था आपने 500 रुपए में, उसके बाद आपने बेचा आज 5 करोड़ में, तो डिफरेंस प्रॉफिट थोड़ी ना हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग रूल बनाया गया। अदर सोर्स में बाकी बच गए, उनके लिए नॉर्मल कॉमन एक रूल बनाया गया है। आ जाइए सर, अदर सोर्स में जनरली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, कार्ड गेम, ये सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद जो ये आएगा इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब अभी ग्रॉस है, इसमें से लेस कर देते हैं डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 या चैप्टर 6, चैप्टर 6 पहले था, याद आ रहा है, वो 8 हो गया अभी, चैप्टर 8, पहले चैप्टर 6 हुआ करता था पुराना। जैसे ही ये माइनस कर दोगे, अब आपका आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम। ये इनकम जो टैक्सेबल इनकम है, अब इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जो ये टैक्सेबल इनकम है अब इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जो ये टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपका ये जो टैक्सेबल इनकम आया है, ये इनकम ना कई बार कुछ अटपटा डिजिट पॉइंट में भी आ सकता है ना, तो सरकार कहती है कि इस टैक्सेबल इनकम को यू शुड राउंड ऑफ, यानी इस टैक्सेबल टैक्स देने से पहले इसको क्या करो आप, राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ समझते हैं, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जो भी इनकम है उस इनकम को एक पर्टिकुलर, जैसे कि 0.5 के बाद हम 6 ले लेते हैं इस तरीके से, तो राउंड ऑफ बोला गया अंडर सेक्शन 516 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होगा, 516 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होगा। पहले 288 में हुआ करता था, अब 516 में राउंड ऑफ करना है नियर बाय, मल्टीपल 10 में, यानी 10 रुपए का जैसे एग्जांपल, और फिर टैक्स निकालना है। जैसे आपका आ गया 2516, तो इसको राउंड ऑफ करके 2516 को मैं 2520 लूंगा, मान लो आ गया 2515, राउंड ऑफ करके मैं 2520 ही लूंगा, मान लो आ गया 2513, राउंड ऑफ करके मैं 2510 ही लूंगा, मान लो आ गया 2520, तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 में है। मान लो आ गया 2500, तो राउंड ऑफ भी ये 2500 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। यानी अगर 5 है, क्योंकि 5 के ऊपर और नीचे देखेंगे 5 है, तो उसके अपर साइड में गवर्नमेंट कहती है राउंड ऑफ करने को, तो ये राउंड ऑफ का रूल है। कहां लिखा है सर ये रूल, ये कानून लिखा है हमारा सेक्शन 516 में, सेक्शन 516 में। तो अभी तक हमने क्या समझा कि सर हम पहले टोटल इनकम निकाल लेंगे। टोटल इनकम कहां से आएंगे, 5 जगह से आएंगे। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन, चौथा कैपिटल गेन, और बाकी जो बच गए सब कहां पहुंच जाएंगे, अदर सोर्स। इन सभी इनकम को जोड़ लेंगे, इसके बाद डिडक्शन होता है। सर ये डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन मतलब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो ना, इन्वेस्टमेंट LIC वगैरह में, तो सरकार बोलती है ये आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये डिडक्शन होता है। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, कुछ केस में सरकार देती है, कुछ केसेस में नहीं देती है गवर्नमेंट, तो डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन के बनने टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स देने से पहले इस इनकम को क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, 516 में। कैसे राउंड ऑफ करना है, मल्टीपल ऑफ 10। अगर आपका, मैंने ये एग्जांपल दे दिया है, बात आ गई समझ में या नहीं आई? यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ के करेंगे सर आगे बढ़ के क्या बताओगे? अब फिर हम रेट की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे टैक्सेबल रेट्स निकलेंगे।
आया कि नहीं? बताइए जल्दी जल्दी, किसी स्टूडेंट्स को डाउट, समस्या और या फिर क्या बोलते हैं परेशानी? क्लियर है सर? ये सर प्लीज क्लास इवनिंग में ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऋषिता, इवनिंग में ही होगी। आज तो मैंने कल रात को नहीं लिया था तो इसलिए दैट्स वाई आज ले रहा हूं। ओके ऋषिता, आपकी बात मान ली गई, इवनिंग में ही होगी। आइए अब इसके बाद करेंगे। अब इसके ऊपर जो इनकम आया है इसके ऊपर क्या लगेगा हमारा? जो भी इनकम आ गया ना इसके ऊपर हम लगाएंगे, क्या लगाओगे सर? इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स लगाओगे तो कोई तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए टैक्स लगाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि टैक्स लगा दिया। कितना लगाओगे? पूरा टैक्स ले लोगे, आधा लोगे, इतने परसेंट लोगे, इतने परसेंट लोगे, तो सर्टेन परसेंटेज शुड बी। तो परसेंटेज क्या होगा? अब देखेंगे टैक्स के रेट। रेट का मतलब क्या परसेंटेज है? टैक्स का रेट देखते हैं। आ जाइए, इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स रेट देखेंगे, क्या रेट है, कितने परसेंटेज से टैक्स लगते हैं। सबसे पहले रेट दो तरीके से गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया। रेट जो है गवर्नमेंट ने दो तरीके से डिफाइन कर दिया। एक बोला बेसिक रेट है, मतलब सर कुछ इनकम पे ये वाला रेट लगाएंगे बेसिक। और जो ये बेसिक रेट है ना, ये टोटली डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पर्सन पे। जो बेसिक रेट है ना, ये टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर सर? ये डिपेंड करेगा हमारा बेसिक रेट जो होगा, ये लगेगा हमारा, डिपेंड करेगा किस पे लगेगा या नहीं लगेगा, ये टाइप ऑफ पर्सन होगा। सर कौन कौन सा टाइप ऑफ पर्सन होगा? इंडिविजुअल, HUF, इसके बाद आपका BOI, AOP, BOI और AOP, और क्या होता है हमारा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, लोकल अथॉरिटी LA, लोकल अथॉरिटी LA, नहीं कंपनी नहीं, कंपनी नहीं, कंपनी नहीं, कंपनी नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इस तरीके के पर्सन पे हमारा बेसिक रेट लगने वाला है। ठीक है, बेसिक रेट का कहने का मतलब है स्लैब रेट। बेसिक रेट को हालांकि ये दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। एक तो स्लैब रेट से इस पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड कंपनी, थर्ड पार्टनरशिप फर्म। आप देखो ना, गिनो, 7% थे, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, तीन और बच गए, और चौथा कौन बच गया हमारा? दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट ने फिक्स रेट फिक्स किया हुआ है, जो कि अलग से है। तो ये बेसिक रेट्स के अंदर आ जाते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। सर बेसिक रेट्स कहां गिवन होते हैं? बेसिक रेट्स जो होता है वो हमेशा फाइनेंस एक्ट में गिवन होता है। फाइनेंस एक्ट 2026 पढ़ेंगे हम,
फाइनेंस एक्ट 2026 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट और एक होता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में क्या फर्क होता है बेसिकली, कि हर साल इनकम टैक्स एक्ट ना हमारा चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद ये हमारा आगे चल के जो भी चेंजेस होगा वो पहले फाइनेंस एक्ट में होगा, फिर होगा। आप इसको समझते हैं। देखो फाइनेंस एक्ट मैंने वैसे हालांकि समझाया था, अगर मैं आपको बताऊं समझाऊं, आ जाओ देखो यहां देखो, अब मैं ओल्ड वाले में जाऊं या नए वाले में जाऊं, आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, मैं ओल्ड वाले को लेके चलता हूं। देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961, पुराने वाले में चलो। यहां पे देखो सेक्शन कैसे है। अगर मैं सेक्शन 35 लिखूं यहां, सपोज करो 35, अब देखना क्या आता है। लोडिंग, लोडिंग देखो 35, फिर 35A, फिर 35AB, फिर 35BA, ABA, फिर 35ABB, 35AC, 35AD, फिर 35B, फिर 35C, फिर 35CC, फिर 35CCCA, फिर 35CCB, फिर 35CCC, फिर 35CCD, फिर DDA। मतलब क्या है यार, ये जब लॉ बना रहे थे तो सिंपल सा 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं, ABCDE, क्या कर दिया, ये कंफ्यूजन नहीं हो गया। तो कुछ बातें हमने सबसे पहले जब 1961 बना था तो हमने सिर्फ एक सेक्शन बनाया था 35। अब 35 सेक्शन बनने के बाद अगले साल लगाया यार इसके अंदर चेंजेस करो, इस सेक्शन में चेंजेस करो, तो आ गया 35A। फिर अगले साल लगा यार इस सेक्शन में और चेंजेस करो, तो 35 उसने कुछ भी नाम दे दिया AB। फिर अगले साल फिर लगा यार इस सेक्शन के अंदर थोड़े और बदलाव करने चाहिए, फिर 35CC। इस तरीके से ये बन गया। तो इस इनकम टैक्स पुराने वाले को बदलने का एक ही रीजन था कि ये सेक्शन ना मतलब ऐसा हो गया था कि यार क्या चल रहा है, ABCD क्लॉज ये बढ़ता गया था। तो इसको इन्होंने क्या कहा कि यार इसको ना सिंपल अब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके जो हमारे जितने भी सेक्शन है सभी को 500 तक सेक्शन में लिख दिया इन्होंने, और जो फालतू फंड के थे उसको डिलीट मार दिया। तो अब हमारा अभी जो पढ़ रहे हो सेक्शन साफ सुथरा है, लेकिन आज से ठीक 50 साल के बाद या 30-40 साल के बाद देखोगे आज 2025 एक्ट की भी यही हाल होने वाली है, क्योंकि हर साल सरकार उसमें बदलता जाएगा और उसमें एड ऑन करता जाएगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर 35 सेक्शन को था तो लास्ट के बाद क्यों नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सिंक होता है कि पहले ये प्रोविजन था, उसके बाद ये प्रोविजन है, इसके बाद ये प्रोविजन है, लिंक होते हैं आपस में एक दूसरे से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 16 सेक्शन 16 लिखूं, 16 पता है किससे लिंक है? सैलरी से लिंक है। तो आपका सेक्शन 16 आ गया, अब आपका 16(4)A आ गया 16। वैसे तो हालांकि सेक्शन 16 देखोगे पुराने वाला है ये, जैसे कि प्रोविजन क्या क्या थे, कुछ डिलीट हो गए तो स्टार हो गए, डिलीट को बोलते हैं ओमिटेड होना। तो दैट्स वाई हमारा ये जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर हमेशा टैक्स का रेट आता है। हमेशा टैक्स का रेट कहां पे आता है सर? फाइनेंस एक्ट के अंदर है। आप देखोगे इनकम टैक्स रेट तो ये आएगा एज पर फाइनेंस एक्ट। तो 2026 फाइनेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं हम 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं हमारा फाइनेंस एक्ट कौन सा है, एक्ट कौन सा है। देखो इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट कहां गया भाई? रूल सर्कुलेशन, ब्लैक मनी, पब्लिशर, ऑल एक्ट। आ जाओ ऑल एक्ट में, आर्टिकल 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 आर्टिकल, किधर गया फाइनेंस एक्ट? ये गूगल कर ले। चलो छोड़ो, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने बता दिया, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा अपने एंड से। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं साहब? अभी हम पढ़ रहे हैं एक्ट की बात कर रहे हैं और कुछ बातें उसकी भी करेंगे।
तो इनकम टैक्स हम एक्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर अब मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा हूं, तो अब अगर मैंने इसके अंदर मैंने सेक्शन 35 लिखा तो कुछ नहीं आएगा, अकेला 35 आएगा। ये देखो 35 एक ही है 35, और पहले वाले में लिखा तो ABCDE आ गया था। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता थी और चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनेंस एक्ट में आएगा। दूसरा होता है हमारा एक स्पेशल रेट। स्पेशल रेट जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ इनकम के ऊपर लगाया गया, क्योंकि रेट स्पेशल है तो इनकम भी भाई स्पेशल होगा ना, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ इनकम पे लगाया गया। कौन कौन सा था? नंबर 1 कैपिटल गेन। बोला कैपिटल गेन आपका ना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, वो हो जाता है आपको अचानक से, आपने कोई चीज लेके रखा था बेच दिया महंगा, तो इस पे एक स्पेशल रेट लगाएंगे। दूसरा लॉटरी या फिर गैम्बलिंग, लॉटरी या फिर गैम्बलिंग। तीसरा, चौथा डिजिटल करेंसी, डीसी लिख देता हूं, ठीक है ना। पांचवा हॉर्स रेस। छठा डीम्ड इनकम। तो ऐसे कुछ कैटेगरी वाइज रखा गया कि ये सभी इस टाइप के इनकम को हम क्या बोलेंगे साहब? स्पेशल इनकम। इन सभी को क्या बोलेंगे? स्पेशल इनकम। और इसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? स्पेशल रेट लगने वाला है टैक्स के, स्पेशल रेट लगने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम इनकम टैक्स के रेट को डिवाइड करें तो एक बेसिक रेट होगा और एक स्पेशल रेट होगा। स्पेशल रेट ना हमारा इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होगा, एक्ट में गिवन होगा, जैसे 196, 7, 8, 9 ये एक्ट में गिवन होगा इनकम टैक्स, ठीक है। और जो हमारा बेसिक रेट होगा वो एक्ट में गिवन नहीं होता, वो फाइनेंस एक्ट में होता है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, फाइनेंस एक्ट में गिवन होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हम पहले एक बार बेसिक रेट देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम एक बार देख लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पहले वाले पार्ट को। बाकी के जो कंपनी के रेट्स हैं और आपके जो बाकी के रेट्स हैं, चाहे आपके कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, लोकल अथॉरिटी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। बस हम इसकी रेट की जानकारी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेन डिटेल में इनके ऊपर से पूछा जाता है, और वो भी सबसे ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में, दैट इज इंडिविजुअल। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर चर्चा की जाएगी, इंडिविजुअल के ऊपर ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंडिविजुअल कर लेंगे, इन सब का सेम ही रहता है, तो इसलिए सरकार बोलती है, एग्जामिनर बोलता है कि इंडिविजुअल पे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। और ये इनकम भी, ये भी इंडिविजुअल। अब मजे की बात, अब इसको स्पेशल रेट ये बोला गया कि आप इंडिविजुअल हो तभी भी ये रेट लगेगा, एचयूएफ हो तभी भी यही वाला रेट लगेगा, बीओआई हो तभी भी ये रेट लगेगा। इसके अंदर मैक्सिमम रेट जो है 30% कैटेगरी वाला है, ठीक है ना। आप पार्टनरशिप हो तभी भी ये रेट लगेगा, पार्टनरशिप या लोकल अथॉरिटी हो तभी भी, मतलब आपका कोई भी पर्सन हो, आपके ये रेट तो फिक्स है। और ये रेट पर्सन टू पर्सन वेरी कर गए, यानी इन 4 लोगों के लिए एक स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा रेट का कॉन्सेप्ट आ गया? स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी के लिए एक स्लैब रेट नहीं रखा, फिक्स रेट रख दिया, टर्नओवर के बेसिस पे रख दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक रेट्स देख लेते हैं कि बेसिक रेट्स के अंदर क्या है, और वो भी किसके लिए सर? इंडिविजुअल के लिए। बेसिक रेट्स वो भी किसके लिए सर? इंडिविजुअल के लिए। बेसिक रेट, बेसिक रेट, और ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल। साथ के साथ एचयूएफ, साथ के साथ एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनके लिए मेन हमारा इंडिविजुअल ही। सर बेसिक रेट में गवर्नमेंट ने ना बड़ा पंगा कर दिया। बेसिक रेट में गवर्नमेंट ने 2 रेट रख रखे हैं।
दो रेट रख दिए। एक रख दिया इन्होंने बेसिक रेट के अंदर ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम शुरू से यही चला आ रहा था। तो कई बार होता है ना कि गवर्नमेंट की मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर दो तो हो जाएगा। पहले ओल्ड चला आ रहा था शुरू से अब तक। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से इनफैक्ट लॉकडाउन ड्यूरेशन से पहले ही गवर्नमेंट ने क्या करा, यार इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करें, ट्विस्ट करें, तो व्यक्ति को पर्सन को परेशान किया जाए, लोगों को थोड़ा सा लगाया जाए कि कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक न्यू रेट भी ले आते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम, रिजिम का मतलब उन्होंने कहा रेट है, बोला न्यू टैक्स। अब भाई लोगों के पास टाइम खाली है तो क्या करे। अब किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो एक व्यक्ति राम है, अब राम परेशान हो गया कि भाई इसके अंदर भी ओल्ड के हिसाब से करूं कि नहीं, क्योंकि ओल्ड के हिसाब से हमारा 5 लाख रुपए इनकम तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है और नए के हिसाब से 12 लाख रुपए इनकम तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन ओल्ड वाले में काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते थे, डिडक्शंस, नए वाले में नहीं दिए जाते हैं। तो अब एक व्यक्ति सोच रहा है मैं ओल्ड से लूं, नए से लूं। सरकार ने बोला फ्री हो, आप ओल्ड से भरना चाहो ओल्ड से भरो, नए से भरना चाहो नए से भरो। तो अब जो टैक्स भरा जाता है ना, एक बार हम ओल्ड से निकालते हैं, फिर एक बार नई से निकालते हैं, जहां सबसे कम इनकम टैक्स लायबिलिटी बन रहा होता है उससे हम भर देते हैं। भरने का मतलब इनकम टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं। कैसे इनकम टैक्स डिपॉजिट करते हैं? आपको इनकम टैक्स भरने के लिए, आपको इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए सरकार ने इतनी अच्छी वेबसाइट बना रखी है, इसको मैं लिख देता हूं ITR। इस पे मैं लिख देता हूं ITR। ये देखो ITR फाइलिंग, जिसे ई फाइलिंग बोलते हैं, ये वेबसाइट है सरकार की। यहां पे अपना पैन नंबर डालोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, सारा डिटेल ओपन होगा। डिटेल ओपन के होने के बाद वही पासवर्ड, जैसे आप हर जगह यूजर आईडी पासवर्ड होता है, और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने सारी डिटेल फिल कर दोगे और यहीं पे जितना टैक्स बन रहा होगा QR कोड से स्कैन करोगे या फिर बैंक के थ्रू पे QR कोड से स्कैन करोगे या बैंक से पेमेंट करोगे, आपका पेमेंट जमा हो गया। सरकार उसको फिर वैलिडेट करेगी कि आपने सही इनकम भरा, सही टैक्स जमा नहीं किया, जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद सरकार फाइनल अप्रूवल दे देगी, भाई तुम ठीक ठाक हो, तुम कोई फ्रॉडिया इंसान नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये टैक्स आपका भरा जाएगा, आप उसमें सारी डिटेल देंगे जाके, ठीक है ना। तो आ जाइए सर, आ जाइए। तो हमारे कितने रेट हो गए? 2। तो आज जो हम कवर करेंगे ना, एक एक करके, एक दिन में कवर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आज जो हम कवर करेंगे दैट इज सिर्फ और सिर्फ हम ओल्ड वाला कवर करेंगे। लेकिन ओल्ड रेट में सरकार ने बोला कि ओल्ड रेट के अंदर आपको डिडक्शंस मिलेंगे। ओल्ड रेट के अंदर आपको डिडक्शन मिलेंगे। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, मैक्सिमम के सभी डिडक्शन अलाउड है। लेकिन नए वाले के अंदर सम डिडक्शन अलाउड, सारे नहीं होते हैं, सम डिडक्शन। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में पैसे डालता है वो अलाउड है। तो कुछ एक डिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में है वो अलाउड है, तो कुछ डिडक्शन अलाउड है। सर डिडक्शन का मतलब, मैंने अभी आपको इनकम टैक्स का फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट जब बताया था टोटल लायबिलिटी, तो जब हमारी इनकम बन जाती है तो कुछ चीजें हम यहां से माइनस करते हैं। वो आपको ओल्ड वाले में तो फुल्ली बेनिफिट मिलता है, लेकिन न्यू वाले में सरकार ने कट कर दिया है, क्योंकि वहां पे टैक्स इनकम रेट जो है कम रखा है और इस वाले में इनकम टैक्स रेट ज्यादा है। हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। चलिए सर, अभी हम बेसिक रेट कर रहे हैं, अभी स्पेशल रेट पे नहीं आए हैं। डिडक्शन अलाउड होगा। अब ओल्ड वाले के अंदर जो था हमारा, बहुत पुराना चला आ रहा है,
ओल्ड वाले के अंदर देखा जाए, जो ओल्ड वाला रेट है इसको कैटेगराइज कर दिया गया एज के बेसिस पे। इसको कैटेगराइज कर दिया एज के बेसिस पे। एक तो रखा आपका एज अप टू या बिलो द 60 ईयर, बिलो 60 ईयर, 60 साल से कम हो तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए। एक रखा गया एज 60 टू बिलो 80 ईयर, 80 साल से कम है उसके लिए अलग रूल्स बनाए गए। एक रखा गया एज 80 ईयर एंड अबव, एज 80 ईयर एंड अबव, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाए हैं। ठीक है, बेसिक में एज 60 ईयर बिलो के लिए अलग, और ये सर ये किसके लिए है, ये किस किस के लिए है? ये वाला आपका चाहे आपका रेजिडेंट हो या फिर आपका नॉन रेजिडेंट हो। सर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है? आप ऐसे समझना, सरकार ने रूल्स बना रखे हैं कि कौन व्यक्ति भारत का निवासी होगा, नागरिक की बात नहीं कर रहा, कहीं नागरिकता सोचो, कौन व्यक्ति भारत का निवासी है और उसके बिहाफ पे उससे टैक्स लेंगे। तो यहाँ पे एक रूल है 182 डेज का, कि 182 दिन इंडिया में रहता है तो है, नहीं तो नहीं। इसके अगला चैप्टर हमारा पूरा वो डिटेल में ही होगा, तो अभी सिर्फ समझ लेना कि जो व्यक्ति 182 डेज इंडिया के अंदर रह रहा है वो इंडिया का रेजिडेंट है, और जो व्यक्ति इंडिया में 182 दिन 101 साल में नहीं रह रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये जो 60 ईयर बिलो वाला होगा वो रेजिडेंट के लिए भी है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। लेकिन जैसे ही 60 ईयर से अबव आ जाओगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ ये रेजिडेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए, और ये भी रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट के लिए। चलो मेरे कुछ सवाल हैं, उसके मेरे जवाब देना। आप इसमें से किस कैटेगरी में जाओगे ये बताना। मिस्टर राम एज आपका 20 ईयर, कुछ नहीं बताया किस कैटेगरी में जाएगा। 20 ईयर है कैटेगरी नंबर 1 में, ये 1 2 और 3, जल्दी जल्दी जवाब दो। एक मिस्टर राम है, उसका एज है 60 साल, तो वो कैटेगरी नंबर 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। बिल्कुल सही, किस में जाएगा? फर्स्ट। अगर इसकी एज हम 85 ईयर करते हैं तो किस कैटेगरी में जाएगा? ये जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। अगर इसका हम 85 ईयर कर दे तो किस कैटेगरी में जाएगा? 85 ईयर कर दे तो किस कैटेगरी में जाएगा बताइए? थर्ड, बिल्कुल सही सर। अगर इसका एज हम करते हैं 60 ईयर तो किस कैटेगरी में जाएगा? तो साहब ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं। मिस मान लेते हैं मिस या हमारे भारत के मिस्टर रिक्की पॉन्टिंग, जो इंडिया में कभी रहते ही नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे थे, तो ये है क्रिकेट मैच खेलते थे रिक्की पॉन्टिंग। अब तो नाम नहीं, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। हमारे जमाने में, हमारे टाइम पे
अगर ऑस्ट्रेलिया है तो सिर्फ एक व्यक्ति को जाना जाता था, वो रिकी पॉन्टिंग है, तो मैच हार नहीं सकता। चलो इसकी एज मैं बता देता हूं आपको। एज है इसकी 65 ईयर। बताओ किस कैटेगरी में जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 65 ईयर एज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रुद्रा कह रहे हैं सर याद है। ओके बताइए 65 किस में जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। काजल का सेकंड 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 सेकंड, ये जाएगा हमारा फर्स्ट कैटेगरी में। ऋषिता का फर्स्ट था। बिल्कुल, जिसने सेकंड बोला वो एज के हिसाब से देख रहे थे कि सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां पे ये भी तो बोला था नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया का निवासी नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंट। तो ये बंदा तो इंडिया में मैंने कहा ना नहीं आता था, तो ये नॉन रेजिडेंट था। दैट्स वाई इसकी अब क्या उम्र है मैटर नहीं करेगा, ऑलवेज ही विल बी ऑन फर्स्ट कैटेगरी। किस कैटेगरी में रहेगा? हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में। समझ में आई बात आपको? ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जामिनर बीच में डाल देता है, हमारे सवाल गलत हो जाते हैं, जिसको मैं क्लियर करता चल रहा हूं। चलिए अब 3 कैटेगरी है, अब तीनों कैटेगरी के रेट को भी लिख लें हम। तीनों कैटेगरी के रेट को भी लिख लें। यहां तक समझ गए हम? यहां जगह है। नए वाले को हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम पुराने वाले को अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिक रेट, ओल्ड रिजिम और बेसिक रेट। बेसिक रेट ओल्ड रिजिम में भी हम क्या कर रहे हैं साहब? बेसिक रेट कर रहे हैं। कितने पार्ट में बट जाएगा ये? 3 में। तीन में बट जाएगा। एज बिलो 60, अगर आपका 60 से कम है। ये बार बार गलत क्यों पर पता नहीं, चलो। तो सिक्सटी से कम और चाहे रेजिडेंट हो चाहे आपका नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है ना, कोई भी हो, दोनों पे एप्लीकेबल है। आ जाइए, आपकी अप टू स्लैब, इधर रेट, अप टू पूरा फॉर्मेट बना देते हैं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, अप टू सरकार ने बोला पुराने रेट पे हो तो अगर आप 250 तक अपनी इनकम अर्न करते हो तो आपको इनकम टैक्स रेट लगेगा 0, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप 250 अर्न करते हो और आप क्या हो, इंडिविजुअल, HUF, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है ना। ये अभी मैं सिर्फ इनकी ही बात कर रहा हूं, तो 60 बिलो में ये चलेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया था ना, तो वो लिख लीजिएगा। और अगर आपकी इनकम 250 ₹1 से लेके 5 लाख रुपए तक हो आपकी इनकम, तो आपका लगेगा 5%। और 5 लाख ₹1 से लेके आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक हुई तो आप पे लगेगा 20%।
और जब 10 लाख से जितने भी अबव होंगे आपका लगेगा सीधा 30%। सीधा कितना लगने वाला है? 30%। तो ये हो गया हमारा एक टैक्स रेट, एक टैक्स रेट। ठीक है, किसके लिए बनाया? जिसकी उम्र 60 से कम हो, वो चाहे अगर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में उम्र 60 से ऊपर भी होगा तब भी इसी कैटेगरी में है। अगला देख लेते हैं सर, एज 62 बिलो द 80 से कम हो। एट्टी से कम हो, ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए है जो भारत के निवासी हैं। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में कहा गया कि आपका अगर उम्र है तो आपको 3 लाख रुपए तक, जीरो तो रहेगा लेकिन कहां तक? 3 लाख तक। और यहां स्टार्ट हो जाएगा आपका 3,01,000 से। सब कुछ सेम रहा, बस जो स्टार्टिंग की लिमिट 2.5 लाख थी उसको बढ़ा करके 50,000 और बेनिफिट ऐड कर दिया और बोला 3 लाख तक आपका ये रहने वाला है। थर्ड सर, एज 80 ईयर से अबव में, और ये भी रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट, अगला चैप्टर ही हमारा ये है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो इसलिए मैंने यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, वहां डिस्कस करेंगे डिटेल इस सिचुएशन में। चलो सर अब इसको कॉपी कर लो। यहां पे उन्होंने चालाकी क्या किया, हालांकि अब इतने उम्र वालों से टैक्स क्या ले रहे हो सरकार? 5 लाख, 5 लाख तक जीरो कर दिया, और यहां पे ये हटा ही दिया। 5 लाख तक जीरो है और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक सीधा 20% और फिर सीधा 30%। तो ये टैक्स रेट है हमारे ओल्ड रिजिम में बेसिक रेट, जो कि किस किस पे अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा इंडिविजुअल, HUF, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के ऊपर ये अप्लाई होंगे। ठीक है, इन सभी के ऊपर ये अप्लाई होंगे। अब ये था हमारा बेसिक रेट। एक बार हम स्पेशल रेट को देख लेते हैं, लेकिन अभी स्पेशल रेट हम अप्लाई नहीं करेंगे। देख लेते हैं स्पेशल रेट के कैटेगरी में क्या आता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम बेसिक रेट के करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो सर आ जाइए सर। स्पेशल रेट ये पहले से ही मैंने लिख लिया है। स्पेशल रेट किस में गिवन होता है? एक्ट में। सेक्शन होगा एक्ट में है तो भाई सेक्शन भी है। अब सेक्शन कौन कौन से लगेंगे ये देख लीजिए। पहला सेक्शन 194, पहला सेक्शन 194 क्या कहता है साहब? आपकी लॉटरी से इनकम हो, क्रॉस पजल से इनकम हो, रेस से हो, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस से है, कार्ड गेम है, गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गेम है, या फिर आपका वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर सीधा सीधा 30% टैक्स लगेगा। स्पेशल रेट ऐसे ही है कि आप 1 रुपए भी कमाओगे तो 30% देना पड़ेगा, 100 रुपए कमाओगे तो 30% देना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा था ना कि 2.5 लाख तक कमाओगे तो कुछ नहीं देना। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 3 लाख तक कमाओगे तो कुछ नहीं देना। आपकी उम्र 60 साल से ऊपर 80 साल है तो आप कितना कमाओगे? 80 साल की उम्र है तो उस सिचुएशन में आपकी इनकम
5 लाख रुपए तक है तो कुछ नहीं देना। तो सेम ऐसे यहां पे रखा गया कि भैया ये स्पेशल रेट की इनकम है, आपकी उम्र वगैरह मैटर नहीं करता है, आपको यहां पे टैक्स लेंगे ही लेंगे आपसे, भले ही आपकी इनकम 100 रुपए हो चाहे 200 रुपए हो। तो अगर आप इन जगहों से पैसे कमाइएगा, अगर आप बड़े ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा सट्टा वगैरह लगाते हैं तो 30%। डीम्ड इनकम 102 से लेके 106 सेक्शन तक। तो डीम्ड इनकम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं डीम्ड इनकम क्या होता है। डीम्ड इनकम, जैसे मान लो डीम्ड इनकम एक बता देते हैं। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने बहुत सारे लोगों के अकाउंट, मान लो ए के, बी के, सी के, डी के, ई के अकाउंट डिटेल ले लिया और इसके अंदर इसने अपना कैश पैसा जमा करा दिया, सभी के अकाउंट में जाके कैश पड़ा था जमा करा दिया और फिर इनके अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। समझ रहे हो ना ये क्या कर रहा है? और इन लोगों को लालच दे दिया तेरे को इतने इतने पैसे देंगे, तो बहुत लोग कर रहे थे बीच में ये, गवर्नमेंट अब इनफैक्ट फोन करके भी और मैसेज पे भी बोलने लगी है। तो इनको जब दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक्स से पूछा भाई तेरे पास इतने पैसे कैसे आए 5 करोड़? तो उसने बोला मैंने तो लोन लिया इनसे 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 इनसे। गवर्नमेंट ने कहा भाई लोन लिया है ठीक है। गवर्नमेंट ने अब बोला ए को बुलाते हैं, ए बी सी डी आ जाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां आए? जब इससे पूछा गया तो ये बोल रहा है सर इधर से उधर से, क्लियर नहीं कर पा रहा है। बोला कहां से इनकम है भाई बताओ, इनकम कहां से? सर इधर से आया उधर से आया, पता नहीं किधर से आया, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं तो जा रहा हूं। तो ये भाई बंदे जो थे वो चले गए, जो हमारे ए बी सी डी ई थे वो चले गए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन सही से नहीं है तो गवर्नमेंट कहेगी भाई ये इनकम जो है, जो तुम्हारे पास इन्होंने लोन दिया वोन दिया कुछ नहीं, ये इनकम मानी जाएगी, वो डीम्ड इनकम है। इसी तरीके से शेयर्स में है, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है डीम्ड इनकम अभी फिलहाल। तो ये आपका 30% लगेगा। अभी टैक्स रेट रखना सर कितने, कौन सा सेक्शन लगेगा? 194। कौन सा लगेगा? 195, 195 सेक्शन, 195 सेक्शन, 194 किस पे? लॉटरी पे। और अगर डीम्ड इनकम 195, इनकम कौन सी होगी? 102 से लेके 106 तक की इनकम पे। 196 में बोला गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब सर शॉर्ट टर्म क्या होता है? अब आप ऐसे समझो, अभी फिलहाल के लिए अगर आपने 12 महीने से कम समय में इनमें से किसी एसेट्स को खरीदा और बेच दिया तो बोलेंगे आपका जो फायदा हुआ है वो कैपिटल गेन है और उसे हम शॉर्ट टर्म के कैटेगरी में रखेंगे। कौन कौन सा सर? आपने अगर शेयर्स खरीदा और 12 महीने से कम में बेच दिया, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा 12 महीने से कम में बेच दिया, आपने एसआईपी खरीदा 12 महीने से कम में बेच दिया, लगा प्रॉफिट हो ही रहा है बेच दो, तो बोला जाएगा आपका जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कौन से माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर सरकार ने सीधा सीधा कितने % लगा रखे हैं सर? 20%। सर मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए है और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,000 रुपए है, मेरी इनकम मुझे बताना, एग्जाम्पल भी लेते जाऊंगा ताकि क्लियर हो। एग्जाम्पल, मेरी इनकम जो है वो 1.5 लाख है और मैंने शेयर से विद इन 12 मंथ बेच दिया और यहां से मेरी प्रॉफिट हो गई 50,000। क्या मैं टैक्स दूंगा? क्योंकि मेरी इनकम, टोटल इनकम की बात करें तो सर ये 2 लाख ही बन रहा है। तो भाई ये जो आपके 1.5 लाख रुपए है इस पे कोई टैक्स नहीं देना, इसके ऊपर सीधा सीधा आपको 20% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जैसे 10,000 रुपए। और इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हेल्थ एजुकेशन सेस की बात करेंगे, ठीक है ना, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है। लॉन्ग टर्म कौन सा होगा? जो 12 महीने से ऊपर होता है जनरली उसे लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर 12.5% का रेट है, उसके ऊपर 12.5% पे रेट है। अदर देन शेयर इक्विटी, लॉन्ग टर्म में कोई भी हो सकता है, शेयर्स वेयर्स कोई भी हो सकता है अदर देन शेयर्स। तो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कितने % रेट है साहब, उसके ऊपर रेट है 12.5% का रेट है, 12.5%। अगर लॉन्ग टर्म आपका किससे हुआ? लॉन्ग टर्म ही कैपिटल गेन होता है, लेकिन वो शेयर और म्यूचुअल फंड से होता है तो भी 12.5% है, लेकिन 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है,
उसके बाद वाले इनकम पे। मान लो आज मैंने शेयर खरीदा और मेरा उससे 1 लाख का बेनिफिट हुआ 13वें महीने में जाके, तो लॉन्ग टर्म हो गया 13 महीने बाद, और 1 लाख का बेनिफिट हुआ है तो सरकार कहती है 1,25,000 रुपए तक आपका बेनिफिट है, तो माफ है शेयर्स पे सिर्फ। और अब आपका 1 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपका शेयर नहीं है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, ऐसा है, तब तो भाई कोई माफी नहीं है, आपको सीधा सीधा 12.5% देना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50,000 भी है इस सोर्स से, तब देना ही पड़ेगा। यानी सर एक चीज ध्यान रखना, आपको थोड़ा मैं क्लियर करूं, जो आपका कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन है ना, वो 2 टाइप के हो गए। एक हो गया लॉन्ग टर्म, तो इसको मैं बोलूंगा LT लॉन्ग टर्म, और कैपिटल गेन के लिए CG। एक हो गया शॉर्ट टर्म, इसको बोलूंगा हम शॉर्ट टर्म में हम बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लॉन्ग नहीं है, STCG। यहां पे देखना ना, 2 टाइप के इनकम हो गए, यहां पे भी 2 टाइप के इनकम हो गए लॉन्ग टर्म में। एक हो गया शेयर्स वाला, और इसके अलावा शेयर्स के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड भी ले लो, SIP भी ले लो। एक हो गया इसके अलावा सर जैसे कि मैं गोल्ड ले लेता हूं, प्रॉपर्टी ले लेता हूं, यहां पे तो सीधा 12.5% रेट है। इस वाले केस में भी 12.5% ही रेट है, लेकिन एग्जेम्प्ट है, मतलब आफ्टर 125, 1,25,000 के बाद। समझ में आई बात? शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं सर, इसमें भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा शेयर और लाइक म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा अदर में जैसे गोल्ड मान लिया। तो अगर आपका शेयर और म्यूचुअल फंड है तो यहां पे जो रेट लगेगा सीधा 20% लगेगा। अदर की बात करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म आपका अदर हुआ तो यहां पे स्लैब रेट लगेगा, बेसिक रेट लगेगा, बेसिक रेट। यहां पे आपका स्पेशल रेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये था हमारा ओवरऑल ये कैपिटल गेन की बात जो कि मैंने आपको बताया है। इसको थोड़ा ऊपर कर दे, ये एग्जाम्पल लिया था, चलो क्या है बात समझ में? जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आए स्पेशल रेट का। और ये सभी रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम में नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या आया समझ में? ये आया कि नहीं आया? और सर कैपिटल गेन किस में चलता है याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्या बता रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है, शॉर्ट टर्म शेयर्स वाले के लिए 196 और इसके लिए 197 और 198। ये शेयर्स वाला है, ये नॉन शेयर है। क्या लिखा हुआ है? अदर देन शेयर, अदर देन मतलब नॉन शेयर, ठीक है ना, अदर एसेट्स एक तरीके से। तो 96, 97, 98 और 94, 95, 96 सीक्वेंस में। पहले ऐसा नहीं था, पहले पता है इसका क्या था, मैं बताता हूं। इस वाले का था हमारा 111A, नहीं इसका तो 112 था, 112, फिर इसका था 112A, इसका था 111A, उसका था 111। तो ये चीजें थी। अब देखो सीक्वेंस में आ रहा है 94, 95, 96, 97, 98, याद करने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बात आई आपके समझ में कि नहीं? जल्दी बताइए, यहां तक आपको क्लियर है? 198 क्लियर नहीं है। 198 सेक्शन में कहा गया, देखो हुआ क्या था हमारे साहब, भाई साहब, एक मिनट, हुआ क्या था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, अब नहीं रहे।
तो अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक लेके आए पहले ना, कैपिटल गेन जो था ना, शेयर्स लॉन्ग टर्म होते हैं ना, लॉन्ग टर्म, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, फ्री। तो सरकार ने बोला यार पैसा निकालो पैसा निकालो, तो सरकार ने उस दिन क्या बोला कि भाई लॉन्ग टर्म, जितने भी लॉन्ग टर्म है उसके ऊपर कैपिटल गेन शेयर्स पे लगेगा। उस दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गई, एक तरीके से क्रैश हो गई जैसे ही बोला, क्योंकि शेयर्स पे नहीं लगते थे। फिर सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया कि भाई पहले रखा 1 लाख, अब 1,25 कर दिया है कि 1,25,000 तक अगर आपको शेयर्स पे मुनाफा होता है लंबे समय में, 12 महीने के बाद, तो आपको कैपिटल गेन नहीं देना है, अदरवाइज देना होगा। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। और जो बाकी के लॉन्ग टर्म थे, क्योंकि ये वाला नया वाला आया था ना शेयर्स वाला, पहले तो था ही नहीं है, ये तो नया आया था, तो इसके ऊपर ये प्रोविजन डाला ताकि शेयर मार्केट को सपोर्ट मिल पाए, इसलिए 1,25,000 तक माफ कर दिया। लेकिन बाकी कैपिटल गेन पे वो कर रखा है कि भैया 12.5% लगेंगे। यहां पे पहले भी था कैपिटल गेन और अब भी कैपिटल गेन है 12.5% का। बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? स्लो है, वॉइस स्लो है यार, ये बार बार बढ़ाना पड़ता है, इसका कोई सेटिंग करना पड़ेगा। ऋतिका बताइए, क्लियर है ये सेक्शन क्लियर? स्पेशल रेट, अभी हमने 3 बातें ही पढ़ी हैं अभी तक हमने। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने सर? हमने पढ़ा बेसिक रेट कितने टाइप के होंगे। पहले सबसे पहले इनकम, तो इनकम कितने हैं? 5। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इसके बाद रेट कितने हमारे? 2। एक बेसिक रेट, एक आपका कौन सा रेट होगा? स्पेशल रेट। बेसिक रेट में भी 2 आ गए, एक नए वाला और एक पुराने वाला। अभी हम पुराने वाला पढ़ रहे हैं। पुराने वाले का मतलब ये मत समझना पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं, नए एक्ट में भी 2 रेट हैं। तो एक्ट में कह रहा हूं, फाइनेंस एक्ट में 2 रेट हैं, तो एक पुराना एक नया। अभी पुराने वाला पढ़ रहे हैं। स्पेशल रेट तो सबके लिए कॉमन है, चाहे नया हो चाहे पुराना। ऑल क्लियर? सर अगर 1.5 लाख रुपए एलटीसीजी शेयर से हुआ तो 1,25,000 पर टैक्स लगेगा या 1,25 पर 112? हाँ बिल्कुल, यानी 1,25,000 रुपए माफ। बाकी जो आपके बच गए, 1.5 लाख हुआ तो जो बाकी के आपके 25,000 बच गए उसके ऊपर 12.5% सरकार को टैक्स देना है। सिंपल सा लॉजिक है। बाकी ये जो रेट देख रहे हो ना, इसके ऊपर तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये अलग से हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन। हम चैप्टर की बात करें ना, तो अगर हम ये 5 चैप्टर्स पढ़ लें, कौन कौन से सर 5 चैप्टर? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 पढ़ लें तो 90% इनकम टैक्स खत्म हो जाता है हमारा, ये 5 पढ़ लें तो। साहब बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर? चलिए अब हम इस रेट के ऊपर ना कुछ एक सवाल देख लेते हैं और उसको कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस रेट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कहता है? कहता है मिस्टर एक्स हैज, टोटल इनकम एक्स है और टोटल इनकम कितनी है सर इसकी? 10 लाख। टैक्स ईयर 26-27 के लिए आपको काम करना है। कंप्राइजिंग इनकम, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी निकालना है आपको। अगर उसकी उम्र 25 साल हो, उसकी उम्र 62 ईयर हो, उसकी उम्र 86 ईयर हो, मतलब 3 ईयर दे दिए, इतना हो। अज्यूम करना, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अच्छा मैं बताना भूल गया एक बात, कि जो हमारा नया टैक्स रिजिम है ना, वो गवर्न करता है सेक्शन 102, वो बार बार डिस्कस आएगा, और इसी को हम नए वाले को डिफॉल्ट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट बोल रहा हूं मैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट करना या ऑप्ट आउट करना, इसका मतलब होता है ओल्ड वाले से करेंगे। अगर उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को शिफ्ट करोगे या ऑप्ट करोगे तो इसका मतलब, ऑप्ट आउट बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है पुराने वाले से करना है। तो यहां पे सिंपल सी कहानी है, इसकी इनकम 10 लाख रुपए है और आपको पुराने वाले टैक्स से आपको कैलकुलेट करना है। 3 केस में कैलकुलेट करना है, अगर उसकी इनकम एज 25, 62 और 86 हो। चलिए सब करते हैं। पहले का करते हैं एज ऑफ 25 वाले का।
कैसे करेंगे एज ऑफ 25 वाले का? अप टू 250, यहां रेट, यहां अमाउंट। ये स्लैब है। रेट, अमाउंट और ये स्लैब है। रेट है हमारा 0, तो टैक्स भी अमाउंट 0। नेक्स्ट अगले 250, 2.5 से 5 था ना, तो अगले 250 पे 5% है, दैट इज 12,500। इनकम क्या है साहब? क्योंकि एक्स है, ये रेजिडेंट मान लो, और इनकम है तो 10 लाख। अब नेक्स्ट कितने का हिसाब हो गया? तो हिसाब हो गया हमारा 5 लाख रुपए का हिसाब हो गया, तो नेक्स्ट 5 लाख, सीधा 20%, दैट इज 1 लाख रुपए। इसके बाद हमारा ये टोटल होगा 1,25,000, सॉरी 1,12,500। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सर ऐड करेंगे। पहले अगर सरचार्ज होता है ना, तो सरचार्ज ऐड कर देंगे, जो कि हम आगे सीखेंगे। सरचार्ज है नहीं, क्या होता है सरचार्ज? इसके अलावा भी सरकार ना टैक्स रेट और बढ़ाती है, 30 टोटल 42% तक टैक्स रेट चला जाता है। इसके बाद ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरकार ये अलग से पैसे लेती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आपके लिए जो दवाई वगैरह है और जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है उसके लिए, हेल्थ वगैरह के लिए, वो कितना लेती है सर? 4%। किस पे 4%? 1 लाख, इसके ऊपर 4%, 1,12,500 पे 4%, दैट इज 4,500। अब ये बन गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी जो हमें गवर्नमेंट को, जो मैंने वेबसाइट बताया था, उस पे देना होगा 1,17,000 रुपए मुझे जमा करना होगा। उसके बाद वो गवर्नमेंट क्या करेगी? चेक करेगी और सब कुछ डिटेल के बाद आपको वेरीफाई कर देगी कि ठीक है या गलत है। तो ये मैंने निकाला किससे? जब उसकी उम्र कितनी थी? जब उसकी उम्र थी आपकी 25 साल। चलो सर कॉपी करते हैं। अगर उसकी उम्र, बस एज ही तो चेंज करना है और कलर भी चेंज कर देते हैं। एज कितने साल था सवाल में? 62। एज 62 है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? पहले स्लैब में चेंज आ जाता है, ये बन जाता है 3 लाख तक 0, और ये नेक्स्ट 2.5 लाख की जगह पे बन जाएगा नेक्स्ट 2 लाख, क्योंकि 3 लाख से 5 लाख तक का है। तो ये बन जाएगा हमारा दैट इज 10,000। अगले पे कोई चेंज नहीं है, तो ये इनकम बन जाएगा हमारा 1,10,000। अब ये एक 10 है, तो इसके ऊपर 4% बन जाएगा 4,400, और इसका प्लस कर दे तो 1,14,000। तो थोड़ा सीनियर सिटीजन होने का फायदा मिल गया। तो सर 2 सीनियर सिटीजन, एक सीनियर एक सुपर, 80 से अबव वाले को सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। बात आई समझ में? चलो सर, आई या नहीं आई बताइए? आ गई? चलो एक और करें, फिर अगला करें एक और। उम्र कितनी है? 80 अबव।
उम्र कितनी है? 80 अबव। देख लेते हैं क्वेश्चन में 86। इसका मुझे बताओ आप, इसकी एज जो है वो 86 है, इनकम 10 लाख है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। आपको रेट दिखा देता हूं मैं। 80 से अबव है, इनकम 10 लाख है, बताओ इसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। कहता पूरा टैक्स ही जा रहा है नेताओं के पेट में, सेस से क्या होगा? बिल्कुल, अभी तो सरचार्ज भी आएगा, सरचार्ज भी लेंगे अभी तो। टोटल 41% टैक्स लेती है गवर्नमेंट, यानी आपके 100 करोड़ की इनकम है तो 50 करोड़ सरकार को दे दो। सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पहले 115 बीएसी, बिल्कुल सेक्शन पहले ये था, अब सेक्शन बदल गया है। वो सेक्शन मैं तो बिल्कुल नए से कराऊंगा, मैं पुरानी की डिस्कस भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि नाउ के पुराने वाला डिस्कस करूंगा तो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए। पहले हमारा 115 बी एसी था, बिल्कुल सही। राशि का कहना है सर 10,000। 10,000 टैक्स बताओ कितना? इनकम 10 लाख है। राशि नहीं, शशि है, शशि। इतनी लाइटें होती है ना यहाँ पे जब हम करते हैं, तो फिर उस टाइम पे आपको पता चलेगा बहुत सारी लाइटें जलानी पड़ती है। दस हजार, फिर 1,04,000, ऋषिता का भी 10,000। इनकम 10 लाख है, ठीक है। उम्र कितनी है? तो पहले 5 लाख तक 0, और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% है रेट, ठीक है। बहुत बच्चे 10,000 कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। इसके साइड में मैं लिख भी देता हूं इसके रूल्स, आप समझ जाओ। कहता है अप टू 5 लाख तब तो 0%, कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख टू 10 लाख 20% लेंगे, और 10 लाख से अब पे 30% लेंगे, यही मानना है। तो अब हम यहां पे चेंज करेंगे और लिखेंगे अप टू 5 लाख 0। इनकम कितनी है? 10 लाख ही है, तो बाकी के नेक्स्ट 10 ही बचे ना, क्योंकि 10 से ऊपर तो 30% आ जाएगा। तो बाकी के कितने बचे? 10 लाख। और 10 लाख पे हमारा सीधा सीधा रेट अगले पे लगता है 20%, है ना। 0 के बाद सीधा 20 है, 5% वाला गाय, तो कितना बनेगा? सॉरी मैंने 10 लिख दिया, नेक्स्ट 5 लाख होगा ये, है ना। तो ये होगा हमारा 1 लाख, ये होगा हमारा 1 लाख। तो साहब बहुत बच्चों ने गलत जवाब दे दिया था। इसके ऊपर लगेगा 4,000 और टोटल इनकम बनेगा 1,04,000। टेक इनकम कह रहा हूं, सॉरी टैक्स लायबिलिटी 1,04,000। 1,04,000। देखिए आप क्या इनकम आया? 1,04,000। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? 1,04,000 है। रितिका का ठीक था, बाकी बच्चों ने 10,000 10,000, आई डोंट नो कैसे कैलकुलेट किया 10,000। हाँ रितिका का राइट है। और किसी बच्चे को डाउट है पूछो, फिर एक और सवाल दूंगा मैं आपको। किसी का डाउट है तो पूछिए, एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। है किसी का डाउट? क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लो, आपके लिए क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? मैं आपको टोटल इनकम निकाल के दे दूंगा, सिखा दूंगा, टैक्स आपको निकालना होगा। क्वेश्चन में कहता है कि मेरी इनकम कहां कहां से है। मैं सैलरी से भी कमाता हूं,
मैं हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता हूं, मैं बिजनेस से भी कमाता हूं, मैं अदर सोर्स से भी कमाता हूं, और मैं 123, पहले ये सेक्शन 80C हुआ करता था, अब सेक्शन 123 में मेरा डिडक्शन है 20,000 रुपए का। कंप्यूट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स 26-27 द फॉलोइंग केस। इफ द ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम 202 सबसेक्शन 2 को, तो क्या होगा? इफ डज नॉट ऑप्ट आउट, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे जब हम नए टैक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम कैसे करेंगे सर, पहले आपको निकालना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आराम से करते हैं, लाइबिलिटी आप निकालोगे, मैं टोटल इनकम मैं निकाल के दिखा रहा हूं, एक दो तो सिखा देता हूं, फिर आप तो सीख ही जाओगे। ऊपर कौन है भाई? ये मिस्टर एक्स। कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। उम्र कितनी है? बिलो 60 ईयर। कंप्यूटेशन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर TY 2026-27। क्या क्या इनकम है भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी, ये एकदम नेट सैलरी है 1 लाख रुपए। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स। तो 5, 1, 20 और 2, 5 लाख, 1,20,000 और 2 लाख। ये 4 इनकम है। तो इसको करेंगे टोटल। जब इसको हम टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं सर पहले सेस मिस हो गया है। तो ग्रॉस टोटल होगा 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख, 6 2 8, 9,20,000। अब इसमें से माइनस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 123 का, जो गिवन है 20,000। हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम दैट इज 9 लाख। टैक्सेबल इनकम 9 लाख। चलो, अब इसके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। क्या ये समझ में आया? हमने क्या करा, ये जितने भी इनकम थे इन सभी को ऐड कर दिया। आप देख सकते हो, ये मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मैंने इनकम फ्रॉम HP, ये मैंने इनकम फ्रॉम आपका जो भी था बिजनेस, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सभी को ऐड करा। ये इसके बाद हमने डिडक्शन दे दिया। डिडक्शन क्या था? अंडर सेक्शन 123 20,000। अब मेरा ये टैक्सेबल इनकम आ गया जिस पे टैक्स देना है। अब इसके ऊपर लगना है स्लैब रेट। उम्र कितनी है? 60 साल से कम। और रेजिडेंट है या नहीं है? हाँ भाई, ये इंडिविजुअली रेजिडेंट है, इंडिविजुअल। तो अब इसके ऊपर 60 साल से कम वाला टैक्स रेट लगाना है। टैक्स रेट लगाना है और कितने इनकम पे लगाना है? 9 लाख पे। तो जल्दी से मुझे फटाफट यहाँ पे मुझे बताइए, आपको दिखा देते हैं तीनों टैक्स रेट। आप बताइए, 9 लाख की इनकम निकाल ली हमने, इसके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी आएगा? 9 लाख के इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बताओ कितना आएगा, बताइए। 93,600, 93 सेस वगैरह सब जोड़ दिया ना। रितिका का भी कहना है 93,600। आपको नीचे यहाँ पे स्लैब रेट दे दिया, आपको डिसाइड करना है कौन सा लगाना है। तीनों रेट आपके सामने है।
चलो सभी बच्चों का 93,600 आ रहा है, निकाल लें हम भी जाके। साइड में निकाल देता हूं। टैक्स लाइबिलिटी अप टू 250, that is 0. Next 250, that is 12,500। 5 लाख का हिसाब हो गया। अब बैलेंस कितना बचा हमारा? बैलेंस कितना बचा? 4 लाख, क्योंकि 9 लाख था टोटल, तो उसके ऊपर सीधा 20%, तो 80,000। तो 92,500 इसके ऊपर प्लस कर देंगे, सेस बोलते हैं इसको, हाँ। 92,500 इंटू 4%, 3,700, और ये आ गया हमारा 96,200। तो वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों का ये आंसर है सही है, उनको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कैसे निकालते हैं हम? किसी भी पर्सन का टैक्स निकाल सकते हो आप कि तेरा बता, तेरी इनकम कितनी है, मैं तेरा बता दूं तेरे को सरकार को कितना देना है, अभी बता सकते हो। यस सर, 2 वाला लगेगा। क्लियर? क्लियर मेरे भाई? क्लियर? चलो एक सवाल आपको होमवर्क दे, क्योंकि आपको क्लास लेते लेते ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 1.5 ईयर कह रहा हूं, देखो 1.5 आवर आपका हो गया है। क्लियर? चलो ये समझाते हैं। चलो ये मैं करूंगा, अभी नहीं करना, ये मैं ही करके दिखाऊंगा, ठीक है? कुछ सवाल मैं आपको दे देता हूं वैसे। होमवर्क, मिस्टर एक्स, नॉन रेजिडेंट, whose age 89 year old, 89-year-old, his total income 25 लाख, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, मिस्टर मोहन, रेजिडेंट, his age 85 year and his total income 35 lakh, compute tax liability। होमवर्क नंबर 3, मिस टीना, हर एज 19 ईयर, हर इनकम फ्रॉम सैलरी 20 लाख एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख एंड
बिजनेस इनकम, इनकम 3 लाख एंड डिडक्शन, डिडक्शन 1 लाख। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये 3 सवाल है, ये 3 सवाल है। एक पॉइंट देख लूं, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है कि आपके डिडक्शन का चैप्टर कौन सा था। सेक्शन तो 123 है, ठीक है, चैप्टर 8 ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि 8 है या फिर 9 है, जो मैंने वेरीफाई कर लिया है। ये चैप्टर आपका 8 ही है, डिडक्शन मेड, ठीक है। 122, 23 एंड ऑल। सर 3-1 वाला तो 1 2 3 रितिका आप क्या पूछ रहे हो? 2 3 शायद ऊपर से कोई बात चल रही है। चलो ये सवाल 3 है और ये तीनों होमवर्क में रहेंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे छोटे छोटे से होमवर्क में। अगली क्लास में इसके मैं आंसर लिख दूंगा और फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगली क्लास कब लोगे सर? आज कौन सा डे है? आज है थर्सडे को शाम को क्लास है एफएम की, और फिर एक क्लास है मैनेजमेंट की। तो शाम को आज 6:30 बजे लेते हैं या रात को 9 बजे ही लेते हैं। आज भी रात को 9 बजे लेंगे क्लास, फिर से 9 बजे, ठीक है, आराम से बच्चे बैठ भी जाते हैं। तो आज भी रात को 9 बजे, और टू बी कंटिन्यू आगे करेंगे हम। और इसके बाद हम सेक्शन 156 जो कि पहले हुआ करता था 87A, रिबेट को भी देखेंगे और सरचार्ज को भी देखेंगे। पहले पुराने वाला खत्म करेंगे, फिर नए वाले में तो कुछ ज्यादा बचेगा नहीं हमारा। हाँ बिल्कुल होगी, आज रात को भी 9 बजे, ठीक है, क्लियर है? 9 o'clock। चलिए सर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास है आपकी आज रात को ही फिर से। किसी का डाउट आ रहा है? किसका डाउट है? किसका डाउट है? यस रेहान बताइए, कोई डाउट है आपका? नहीं शायद। चलिए, तो हैव अ गुड डे। मिलेंगे आज रात को फिर से। इतने आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी नोटिंग कर लीजिएगा। अभी विद इन 5 मिनट्स आपके पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज से 15 अगस्त का हमारे इसके ऊपर कुछ सेल भी लेके आए हैं, कुछ कॉम्बो टाइप का। किसी फ्रेंड को अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो उनको बता सकते हैं कि अभी लेने पे उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंटिंग ऑफर अवेलेबल है, तो अवेल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको सारी नोटिफिकेशन भी एप्लीकेशन वगैरह पे मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आज शाम को।